स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो आज से हम अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है आपका यूरोपियों का आगमन। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य जो है आपका हड़प्पा काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमें व्यापार हमारे जो देश में प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वह है हमारे देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वह, उसके अलावा आर्थिक संपन्नता और यहाँ का जो कला एवं दर्शन है, जिसके कारण मध्यकाल से ही जो आपके यात्री एवं जो अन्य व्यापारी हैं हमारे देश से प्रभावित होकर आकर्षित होकर यहाँ से व्यापार वाणिज्य करते रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि यूरोपियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ। और इस टॉपिक में हमें जो मुख्य रूप से पढ़ना है वह यह पढ़ना है कि किन यूरोपियों का भारत में सर्वप्रथम आगमन हुआ, किनका बाद में हुआ, और उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना जो निर्यात किया यानी कि व्यापार शुरू किया, यानी कि किन क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, कहाँ अपने जो फैक्ट्री की स्थापना करी। इसके अलावा हमें जो मुख्य रूप से देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका इन्होंने व्यापार हमारे देश से किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली चीज आप लोगों को देखनी है, और इसी के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बन सकता है, वह क्या कि कौन यूरोपीय थे जो भारत में सर्वप्रथम आए। तो बिल्कुल मैंने आपके यहाँ पर क्रम में लिखा है। तो सर्वप्रथम यूरोपीय जो भारत में आए वे कौन थे? आपके पुर्तगाली, उसके बाद आपके आए डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, यानी कि डेनिस वे युवक थे जो कि डेनमार्क से संबंधित। तो डेनमार्क के जो निवासी हैं उन्हें हम डेनिस यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पे आपको शायद कंफ्यूज हुई होगी, तो जो डच नागरिक हैं वे कहाँ के ये नागरिक हैं? ये आपके हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं वे डच कहलाते हैं। तो डेनिस के बाद आपके आए फ्रांसीसी। तो ये आपका पूरा क्रम है। तो सर्वप्रथम जो यूरोपीय भारत में प्रवेश किया वे थे आपके पुर्तगाली, और अंतिम कौन थे? वे थे आपके फ्रांसीसी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि सर्वप्रथम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और अंतिम रूप से आपके आए फ्रांसीसी। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए तो अब हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में, जो हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की, यहाँ पर कंपनी स्थापित की। तो पुर्तगाली जो है जो सर्वप्रथम यहाँ पर आए, ये इनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस चीज को यानी कि किस रूप से हमारे जो देश की वह कौन सी वस्तु थी जिससे आकर्षित होकर इन्होंने हमारे यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। तो पुर्तगालियों ने यहाँ से हमारे भारत में प्रवेश जो है क्यों किया? आपके किसके व्यापार के लिए? मसाला व्यापार के लिए। तो ये चीज नोट कर ले। तो पुर्तगाली जो है आपके मसाले का व्यापार करने के लिए इन्होंने भारत में प्रवेश किया। और इसके बाद हम देखेंगे कि मसाले का जो व्यापार इन्होंने किया वह आपके कौन से तट से किया। तो पहले जो है आपका समुद्री यानी कि समुद्र के मार्ग से ही आपके व्यापार होते थे। तो मुख्य हमें देखना है कि जो मसाला व्यापार है भारत के कौन से तट से हुआ। तो यह आपका है, आपका कौन सा तट है? आपका कालीकट तट। कालीकट तट जो कि कौन से राज्य में पड़ता है? आपके केरल के राज्य में। तो कालीकट तट से पुर्तगालियों ने अपना जो मसाले का व्यापार करना हमारे जो देश से शुरू किया। तो ये चीज आप याद रखें, मसाला व्यापार पुर्तगालियों ने भारत से किया, और कौन से तट से? कालीकट तट से। उसके बाद हमें देखना है कि सर्वप्रथम वह कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने भारत में प्रवेश किया। तो सर्वप्रथम जो भारत में पुर्तगाली आया वह था, और जो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए वे थे आपके वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत में प्रवेश 14 मई 1498 को समुद्री मार्ग को खोज करते हुए किया। यानी कि वे समुद्री मार्ग से आए, और उस समुद्री मार्ग को खोज करते हुए यानी कि वे जिस मार्ग से आए वहां से उन्होंने
कालिकट तट पर वे उतरे। तो जब वे भारत में आए, कालिकट तट पर आए, तो एक तरह से हमारा भी ये फायदा हो गया कि हमें समुद्री मार्ग का पता चल गया कि यहाँ पर एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिसके माध्यम से हम पुर्तगाल देश की ओर जा सकते थे। तो हमारा तो ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमारा कम प्रॉफिट है और उनका ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, पूरा यहाँ से व्यापार हम अभी आगे देखने वाले हैं किस प्रकार यहाँ से व्यापार करके ये समृद्ध हो गए थे। तो जब वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे जो 14 मई 1498 को भारत आए, उन्होंने यहाँ पर 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी की भी हम देखते हैं स्थापना हुई है। तो जब वास्को डी गामा भारत में आए तो इन्होंने भारत में प्रवेश कहाँ से किया, आपके कालिकट तट से किया। और कालिकट तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, जमोरिन ने किया। तो जमोरिन क्या है असल में, तो कालिकट तट यह जो आपका क्षेत्र है, इसका जो शासक होता था तो उस शासक की उपाधि क्या है आपकी, जमोरिन। तो जमोरिन जो है आपका यहाँ के जो शासक है उसकी उपाधि है। तो जब वास्को डी गामा कालिकट तट पर आया तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और इसके लिए आपका, लेकिन उस दौरान क्या था कि भारतीय क्षेत्र में जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार का अधिकार जो अपना जमा रहे थे, वे कौन थे, आपके अरबी व्यापारी थे। तो अब उनके प्रतिस्पर्धा में कोई आएगा लोग, यानी कि यहाँ पर पहले से ही अरबी जो लोग हैं वे व्यापार कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाली लोगों का जो स्वागत है आपका जमोरिन जो शासक है वह कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वे इसका विरोध प्रदर्शन तो करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अरबी व्यापारियों ने पुर्तगाली का, यानी कि जो वास्को डी गामा के जो स्वागत किया जमोरिन ने, उसका विरोध क्यों किया। तो इसका विरोध क्या था, आर्थिक कारण था। क्यों, क्योंकि अब क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी अरबी व्यापारियों में और पुर्तगालियों में। तो ये था इसके बारे में। तो कालिकट तट पर वास्को डी गामा कालिकट तट से होते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया, जहां इनका स्वागत जमोरिन यानी कि कालिकट तट के जो शासक हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। तो ये था पुर्तगाली जो पहला जो नागरिक है वह था आपका वास्को डी गामा। उसके बाद इन्होंने जब अब आ तो गए ही हैं, यानी कि जो हम देखते हैं वास्को डी गामा जो प्रथम पुर्तगाली भारत में आ गए हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हम देखते हैं कि 1498 में ही पुर्तगाली कंपनी भी स्थापित हो जाती है। अब उन्होंने देखा कि जितना इनका खर्चा यहाँ आने में लगा और जितना इनका यहाँ से खर्चा वापस जाने में लगा होगा, तो उसका 60 गुना इन्होंने अधिक यहाँ से कमा लिया था। तो आप यह जानकर समझ सकते हैं कि भारत उस समय कितना अधिक संपन्न था। मतलब कि थोड़े ही समय में जितना इनका आने का, वास्को डी गामा का जितना इनका आने का खर्चा लगा होगा और जाने का खर्चा लगा, उसका 60 गुना अधिक उन्होंने यहाँ से कमा लिया। और यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक संपन्नता को देखते हुए आगे चलकर जो पुर्तगालियों का यहाँ पर जो आना, या पुर्तगालियों या अन्य यूरोपीय देशों का यहाँ पर आना भी शुरू हो गया। तो उसके बाद 1498 में वे प्रथम बार भारत में आए। उसके बाद वे द्वितीय बार यानी कि दोबारा से फिर भारत में कब आए, 1502 में। तो ये दूसरी बार 1502 में जो वास्को डी गामा है आपके भारत आए। तो ये था यहाँ पर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, कालिकट तट, मसाला व्यापार और उसके अलावा जमोरिन आपके जो शासक की उपाधि है वह। उसके बाद हम देखते हैं अब जब पुर्तगालियों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कई पुर्तगाली आए और उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार शुरू कर दिए। उसी के बाद देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा जो यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई वह कहाँ स्थापित गई, कोचीन में। और कब, 1503 में। तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। उसके बाद जो उनकी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की अपने कन्नूर में 1505 में। तो थोड़े फैक्ट्स हैं, तो पूछा जा सकता है कि प्रथम फैक्ट्री कोचीन, ज़्यादातर प्रथम फैक्ट्री के बारे में पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरी फैक्ट्री के बारे में भी। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो ये होगी फैक्ट्री की बात। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रथम जो गवर्नर है पुर्तगाली, यानी कि जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आए वे कौन थे आपके, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे जो भारत में आए। और यहाँ पर जो इनके बारे में आपको मुख्य बात देखनी है वह क्या है कि इन्होंने भारत में कौन सी नीति अपनाई,
नीले या शांत जल की नीति अपनाई। तो नीले या शांत जल से आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि जल या नदी या किसी समुद्र से रिलेटेड है, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली सरकार ने इन्हें कहा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कहा कि आप भारत जा तो रहे हैं और भारत में जाकर आप व्यापारिक दृष्टि से जो आप दुर्गों की स्थापना करेंगे, तो यहाँ पर भारत में जो आकर आप दुर्ग बनाएंगे, चाहे वो आप किसके लिए बनाते हैं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, तो दुर्गों की जो आप स्थापना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करेंगे, उसका मेन जो फोकस आपका किस पर होना चाहिए, आपका हिंद महासागर पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो जो आपका यहाँ पर भारत में हम देखते हैं हिंद महासागर है, तो यहाँ पर पुर्तगाली सरकार ने इन्हें पहले ही कह दिया था कि आपका जो मेन फोकस दुर्गों की स्थापना का क्या होना चाहिए, कि ये आप जो आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर आप जो व्यापारिक एकाधिकार कर ले, यानी कि व्यापारिक यहाँ पर नियंत्रण कर ले। तो नीले या शांत जल की नीति संबंधित है आपके प्रथम वायसराय अल्मेडा से। उसके बाद देखते हैं जो द्वितीय पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आए, वे कौन थे आपके, अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो द्वितीय थे, और अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही जो पुर्तगाल का जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्यों? आगे हम देखेंगे। तो द्वितीय वायसराय को हम देखते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो भारत में पुर्तगाली पुरुष थे उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि यहाँ पर अपनी पुर्तगाली आबादी को बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह करें। तो इसलिए अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पुर्तगाली युवकों से कहा कि आप यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह करें ताकि हमारी आबादी बढ़ सके, और इसीलिए ही इनको आपकी पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि 1661 में, तो ये वर्ष याद रखें, 1661 में जो आपके देखेंगे कि पूरी पुर्तगाली राजकुमारी थी कौन, कैथरीन। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह आपके ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह आपके 1661 में होता है, और जिसके बाद आपके जो पुर्तगाली है ये क्या करते हैं, ये जो बॉम्बे है ब्रिटिश कंपनी को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर ले। क्यों? अगर आपसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ब्रिटिश को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ था, आपके पास ऑप्शन है भारत से, पुर्तगालियों से या ब्रिटिश से। सोचिए। तो चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश से ही। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, आगे चलकर जो बॉम्बे इन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था यह क्या कर दिया, ब्रिटिश को ही दे दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बॉम्बे है ब्रिटिश को किससे प्राप्त हुआ, ब्रिटिश से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय है ये आपके ब्रिटिश ही है, जिन्होंने आगे चलकर जो बॉम्बे इन्हें पुर्तगालियों से मिला था वह किन्हें दे दिया, ब्रिटिश सरकार को दे दिया। तो ये था बॉम्बे के बारे में। उसके बाद अंत में देखना है कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर हमने देखा व्यापार भी कर लिया, और एक और चीज़ बता दूं कि जो पुर्तगाली है ये सर्वप्रथम भारत आए और जो सबसे पहले यहाँ से चले भी गए। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इनके बारे में कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हो और उसके साथ सबसे पहले चले भी गए हो। तो पुर्तगालियों के बारे में आप ये चीज़ याद रखें। और इनका जो योगदान था भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह क्या था, तो मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जहाज निर्माण की, जो जहाज निर्माण करना भी वह शुरू किया, और जहाज निर्माण जो केंद्र थे वह कहाँ थे आपके, एक तो कालीकट में, उसके अलावा आपके गुजरात क्षेत्र में भी जहाज निर्माण किए गए। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली हैं इन्होंने एक स्थापत्य कला है, वह यूरोपियों की स्थापत्य कला है जो इन्होंने यहाँ पर शुरू की। तो यूरोपियों ने गोथिक स्थापत्य की कला भारत में शुरू की, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि इस कला के अंतर्गत जो आपकी मीनारें हैं वे कुछ इस तरह
इस तरह बनाई जाती थी। तो जो अगर आपसे पूछा जाए कला में कि जो गोथिक स्थापत्य की जो कला है यह कहाँ से आई है, आपके ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित की गई, यानी कि जो मीनारों को कुछ इस तरह से बनाया जाते थे। तो ये थे कुछ योगदान, जैसे कि पहला हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जहाज निर्माण, उसके अलावा गोथिक स्थापत्य कला। उसके बाद देखते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए भी और इनका ये सबसे पहले यहाँ से चले भी गए, यानी कि इनका पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईसाईकरण की नीति अपनाई, यानी कि इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म को यहाँ बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसका विरोध यहाँ स्थानीय लोगों ने दर्शाया। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि इन्होंने, चलिए आपको समुद्री व्यापार करना है आप कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम लूटपाट तो न करें। इन्होंने लूटपाट करनी भी शुरू कर दिया, यानी कि जो अन्य समुद्री जहाज आते थे उनकी लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भी इनका काफी विरोध किया गया। और इसके अलावा जो तीसरा मुख्य कारण इनके पतन के लिए उत्तरदायी है वह है आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति ये क्या है? सबसे पहले तो कार्टेज होता क्या है? कार्टेज एक तरह से परमिट होता है, यानी कि किसी चीज की परमिशन लेना, और आर्मेडा क्या है? नौसेना। तो नौसैनिक जो जहाज थे उनकी परमिशन लेना, और काफिला तो आपको पता ही है जो भी आपका काफिला जाता है। तो यह एक पद्धति थी जो मुख्य कारण बना आपके पुर्तगालियों के पतन का। तो इस पद्धति में दरअसल क्या है कि पुर्तगालियों से जो आपका समुद्री व्यापार जो लोग करते थे, हम देखते हैं कि कालीकट तट पर इन्होंने अपना मुख्य देख लिया था कि यहाँ से वह मुख्य रूप से निर्यात करते थे। इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने यह एक पद्धति लागू कर दी जिसके अनुसार आपको किसी को भी अगर समुद्री व्यापार करना है, चाहे वे आपके खुद भारतीय ही हो या अरबी व्यापारी हो, तो आपको समुद्री व्यापार अगर करना है तो आपको पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने देखा यहाँ कार्टेज क्या है? परमिट। तो पुर्तगालियों से पहले परमिट लेना पड़ेगा अगर आपको समुद्री व्यापार करना है। तो इसके बाद ही जो क्या हुआ, इनकी जो काफी इनका विरोध भी हुआ, और जिसके बाद आखिर में देखते हैं इनका पतन भी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। तो ये याद रखिए आपका कि समुद्री व्यापार करने के लिए जब पुर्तगालियों की आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, उनसे परमिट प्राप्त करना पड़ता था, तो उसे कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति कहते थे। तो ये था आपका पुर्तगालियों के बारे में पूरा। तो सर्वप्रथम आपके जो भारत में यूरोपीय आए वे कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद है नेक्स्ट, तो द्वितीय यूरोपीय जिन्होंने भारत में प्रवेश किया वे थे आपके डच। और डच कौन होते हैं? ये आपके निवासी हैं आपके कहाँ के? नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते थे। तो कुछ भी कह लीजिए, आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि डच कौन है। तो डच जो आपके निवासी हैं नीदरलैंड या हॉलैंड के। उसके बाद पुर्तगालियों की जो कंपनी है भारत में स्थापित हुई 1498 में, जबकि जो डच कंपनी जो भारत में स्थापित हुई यूनाइटेड ईस्ट, जो हम डच कंपनी देखते हैं, वह आपकी हुई 1602 में। तो 1602 में आपकी यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो डच की कंपनी है, वह आपकी 1602 में भारत में स्थापित हुई। और इसने शुरुआत में जो 17 सदस्य थे, इन्होंने एक 17 सदस्य लोगों का एक सदस्य बनाया, मतलब 17 लोगों को एक गुट यानी कि उनका एक ग्रुप बना दिया, जिन्होंने इस कंपनी को शुरुआत में स्थापित किया। तो ये याद रखें। तो 1602 में डच जो कंपनी है इन्होंने भारत में स्थापित की। उसके बाद हम देखते हैं कि डच जो कंपनी भारत में स्थापित हुई, इसकी मुख्य बात हमें यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करनी होगी कि यहाँ पे डच ने जो यहाँ पे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, इन्होंने अपनी कंपनी भारत में स्थापित तो कर ली, ठीक है ये बात, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इसकी अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया। यानी कि अगर इस कंपनी को कोई संधि करनी है, कोई निर्णय लेना है, तो इसको पहले क्या होगा,
आपका जो आपके इनकी जो डच जो सरकार है उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए काफ़ी देरी हो जाती थी, क्योंकि इन्हें पहले अपनी सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसलिए यहाँ था, हम देखते हैं ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी इस कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी जो कमी क्या है कि इसके काम में बहुत देरी हो जाती थी, क्योंकि इन्हें पहले अपनी जो डच सरकार है उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद है आपका बाटविया मुख्यालय। तो डच के हमने देख लिया, पहला केंद्रीकरण की नीति, दूसरी है आपका कि इनका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थापित था, बाटविया, जो आपके कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो बाटविया है वहाँ इनका मुख्यालय स्थित था। उसके बाद जो देखेंगे पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई कोचीन में, जबकि जो डच है इनकी प्रथम जो फैक्ट्री है वह कहाँ स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में। कब, 1605 में। और मसूलीपट्टनम कहाँ है आपके यह कहाँ स्थित है, यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया आपका व्यापार के बारे में। लेकिन जो मेन चीज़ है वह हम बताना भूल गए कि जो डच हैं ये भारत में क्यों आए। हमने देखा था पुर्तगालियों ने आपके मसाला व्यापार के लिए इन्होंने भारत में प्रवेश किया, जबकि डच जो है आपके यहाँ के भारतीय कपड़े के निर्यात के लिए, यानी कि भारतीय जो कपड़ा है उसको व्यापारिक वस्तु बनाने का जो सर्वप्रथम श्रेय है वह किसे दिया जाता है, डच को दिया जाता है। तो इन्होंने भारत में जो प्रवेश है मुख्य रूप से, वैसे तो इन्होंने मसाला व्यापार भी किया, रेशम का भी व्यापार किया, लेकिन इन्हें मुख्यतः जो श्रेय किस लिए दिया जाता है, आपके जो यहाँ का भारतीय जो कपड़े का निर्यात है उसके लिए डच को विशेष रूप से श्रेय दिया जाता है। तो उन्होंने कौन से तट से व्यापार शुरू किया, यह चीज़ अब हमें देखनी है। तो पुर्तगालियों ने जो अपना मसाला व्यापार था आपके कालीकट तट से किया था, जबकि डच ने जो अपने जो कपड़े का निर्यात है या अन्य चीज़ों का जो निर्यात है कौन से तट से किया, आपके कोरोमंडल तट से। तो ये चीज़ नोट कर ले। और कौन सी मुख्यतः कौन सी वस्तु का श्रेय दिया जाता है इन्हें, भारतीय कपड़े के निर्यात का। ठीक है, तो ये चीज लिख लें, भारतीय कपड़े के निर्यात का जो सर्वप्रथम श्रेय है आपके डच को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने मसाला व्यापार, रेशम आदि का भी व्यापार किया, और इन्होंने अपना जो निर्यात है कौन से तट से किया, कोरोमंडल तट से किया। तो ये था डच का कि ये इन्होंने जो भारत में प्रवेश किया क्यों किया, यानी कि किन वस्तुओं के लिए इन्होंने यहाँ पर व्यापारिक काम किए। उसके बाद ये देख लिया, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की 1605 में, जो कि आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। इसके अलावा आगे चलकर इन्होंने कई स्थानों पर भी अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की, जैसे कि आप पटना, सूरत। तो ये काफ़ी क्षेत्र है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ पूछा जाएगा कि प्रथम फैक्ट्री के बारे में, जो कि मसूलीपट्टनम में स्थित है। इसके अलावा इन्होंने अपनी कई व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अंत में जो डच है इनका हम पतन देखेंगे कैसे हुआ। तो 1759 में अंत में इनका बेदारा के युद्ध में पतन हो गया। तो ब्रिटिश सरकार जब अंग्रेजों से, बेदारा का युद्ध किसके बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और डच को पराजित होना पड़ा, जिसके बाद ये यहाँ से वापस लौट गए। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो डच का जो यहाँ पर इन्हें इतनी सफलता नहीं मिल पाई, उसका कारण क्या था। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, इसका जो मुख्य कारण है इनके द्वारा अपनाई गई केंद्रीकरण की नीति, कि आपको जो भी निर्णय लेना है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा डच सरकार की अनुमति के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंग्रेजों से क्यों हार गए। तो अंग्रेजों से हारने का इनका जो मुख्य कारण देखते हैं कि जो इनकी नौसैनिक क्षमता थी, जो इनकी नौसेना थी, वह बेहद कमजोर थी अंग्रेजों की नौसेना के तुलना में। इसके अलावा ये आर्थिक रूप से भी इतने सशक्त नहीं थे कि उनसे युद्ध कर सके। तो ये था डच के बारे में। और इनकी जो अंग्रेजों से पराजय हुई वह कब हुई, 1759 में बेदारा के युद्ध में। तो क्लियर, यह था आपके डच के बारे में। तो अगले यूरोपीय जिन्होंने भारत में प्रवेश किया वे कौन थे, अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज के काफ़ी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने भारत में काफ़ी लंबे समय तक राज भी किया। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डेनिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो
ये लेकिन आप क्रम याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिस आए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज का हम बाद में करेंगे, पहले हम डेनिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेनिस कौन थे? दरअसल ये कौन है? जो आपके डेनमार्क के निवासी हैं, ये डेनिस कहलाते हैं। तो डेनिस हैं, इन्होंने जो अपनी कंपनी की स्थापना, डेनिस कंपनी है जो है, इसकी स्थापना भारत में कब हुई? 1616 में। तो डेनिस कंपनी की भारत में स्थापना आपकी 16 से 16 में होती है। और इन्होंने जो अपना व्यापारिक केंद्र है, यह कहाँ स्थापित किया? तमिलनाडु के ट्रंकोबार में। तो तमिलनाडु में एक क्षेत्र है ट्रंकोबार, जहां पर डेनिस ने अपना जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद इनके बारे में हम इतना नहीं पढ़ना, उसके बाद व्यापारिक केंद्र स्थापित किया तो और आगे चलकर ये जो अपना सारा जो केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, ये आगे क्या किया इन्होंने? अंग्रेजों को सौंपकर यहाँ से चले गए। तो यही था डेनिस के बारे में। याद रखिए, अगर आपसे पूछा गया तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित था। तो इनका व्यापारिक केंद्र आपका स्थापित था ट्रंकोबार, तमिलनाडु। और आगे चलकर ये अपना जो केंद्र है, यह व्यापार आपके अंग्रेजों को सौंपकर यहाँ से चले गए थे। तो डेनिस के बारे में इतना ही। आगे डेनिस के बाद आया आपके फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी जो व्यापारी हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो थैंक यू सो मच।